ये द्वंद्व कब कहाँ तक पाला जाए, ये युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी रानी है झांसी की, चला कटार जिसे लग जाए। जी हाँ, मैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ी श्वेता मासीवाल के साथ हूँ। श्वेता मासीवाल के बारे में ये मेरी लाइन सटीक बैठती है कि आखिर कब तक इस समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कब तक उसे सहाया जाए और कब तक इस दुख को टाला जाए। हम श्वेता जी के साथ हैं। श्वेता जी ने बहुत तेज़ी के साथ अन्य प्रत्याशियों को लगभग पीछे छोड़ दिया है और वह अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। महिलाओं, युवाओं और जो भी उनके संघर्ष के साथी हैं वो उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। श्वेता जी से हम जानना चाहते हैं, श्वेता जी, आपके मन मस्तिष्क में ये बात कैसे आई, आप समाज सेवा में हैं, कि आप इस राजनीति की लड़ाई को शुरू करते हैं? ये आक्रोश से आया। आप सभी जानते हैं, आप सबने तो मेरा जीवन देखा ही है, सामाजिक जीवन रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप मैं ज़रूर करती रही, लेकिन राजनीति में नहीं आने के 2 प्रमुख कारण थे। एक तो ये दिल नहीं ठुकता था कि निर्दलीय तौर पर उतरा जाए, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आती हूँ, इतना मैंने भी ऊँच-नीच देखी थी। किसी राजनीतिक पार्टी की गुलामी करूँ, ये मेरे व्यक्तित्व में नहीं था। और जिस तरह से उत्तराखंड में कहा जाता था कि शराब बँटती है, तो मैंने परिवार के साथ अक्सर ये चर्चा करती थी कि ये शराब-वराब बाँटना तो हमसे होगा नहीं। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि निर्णय तो तब लिया जब उसी दिन हो गया था जिस दिन कॉन्क्लेव में आप सबने देखा कि एक दावेदार ने यहाँ से कहा कि ये संभव ही नहीं है कि शराब रोकी जा सके। तो एक ऐसा व्यक्ति सामने कहकर ये बोल दे कि हम तो इसको रोक ही नहीं सकते, तो उस नेतृत्व को स्वीकारने में मन नहीं माना। फिर खुद पर गुस्सा आया कि जब हम काबिल हैं, काम भी कर रहे हैं, तो फिर अगर हम कहते हैं कोई नहीं बदल रहा, तो खुद ही उतरना पड़ेगा मैदान में, या हार होगी या जीत। हालाँकि पिछले 15 दिनों में जिस तेज़ी से हम उभरे हैं, और मेरे तमाम समाजसेवी भाई आज आप देख ही रहे थे, बगैर किसी गलत प्रलोभन के साथ है। बस उनका एक सपना है कि रामनगर विधानसभा, वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा आ जाए, मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं। और अभी जब आप साथ में थे, आप देख रहे थे, एक परिवार के जो बुजुर्ग थे वो रोते रोते यही बता रहे थे कि 2010 में उनका एक बालक चला गया इलेक्शन में, और अभी भी परसों उनके घर में मृत्यु हुई है। तो ऐसी घटनाओं से आक्रोश तो मन में पाला ही हुआ था, लेकिन फिर ये निर्णय लिया कि रणभूमि में खुद ही उतरा जाए। समाज सेवा में आप कई सालों से हैं। आपने उत्तराखंड के लोगों की काफ़ी जो है मदद की, बम्बई से उनको उत्तराखंड पहुंचाया। उसके अलावा स्वास्थ्य की कई समस्याओं को देखा। आप ने कैसे समझा कि इस लड़ाई को मैं जो है अपने बलबूते पे शुरू करूं? देखिए, अगर मुझे सिर्फ समस्याएं दिख रही होती तो मैं राजनीति में नहीं आती। मैंने जब यहाँ चौपाल लगाई, 4 महीने मैं यहाँ पे गांव-गांव में घूमी। हालांकि मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ के चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हूँ। और बस जिसको आज के भौतिक माहौल में आप कमी कह सकते हैं, वो ये रही कि काम तो किया पर प्रचार काम का नहीं किया। जब मुंबई से ट्रेन चलाई तो वो भी अपने दम पे चलाई थी, और आसान तो तब भी नहीं था। और 12,000 पूरे उत्तराखंडी इधर-उधर के क्षेत्रों के थे, तो चुनाव तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है तब मन में नहीं था, बस काम किए जाना, कर्म करती जा रही थी। पर जब मैंने रामनगर में घूम-घूम कर समस्याओं के साथ-साथ संभावनाएँ देखी, आप लोग मेरे पुरानी भी लाइव देखते रहे हैं, मैंने हमेशा ये बात की है कि एक जागरूक नागरिक को संभावनाओं पे बात करनी चाहिए। समस्याओं का रोना तो हम सब रो रहे हैं, उसको बदलेगा कौन? रात भर भी हम एक जागरण कर लें तो भी ऐसा नहीं है अगले दिन सुबह नेता उठकर सुधर जाएँगे। तो इसलिए फिर ये निर्णय किया कि समाधानों का एक चिट्ठा बनाया। एक विधायक के पास कितनी निधि आती है, प्रदेश के आर्थिक हाल क्या हैं, अपने एक्सपर्ट भाई-बहनों के साथ में बैठी, और आज आपके हाथ में है ये जो रामनगर को लेके मैंने संकल्प पत्र बनाया है, और मैं अपना सपना लोगों के हाथ में आजकल दे रही हूँ। रामनगर जो अभी रेफरल सेंटर है, इसको रेफर टू सेंटर में मैं बदल दूँगी, इतना मुझे खुद पर और मेरी टीम पर विश्वास है। शराब बंद कराने का निर्णय लेती हैं आप? विधायक बन जाएंगे, शराब देखिए, बंद करा देंगे? 2017 में विधायक बनने की भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है। 2017 में जो तत्कालीन उत्तराखंड सरकार के बनाम श्वेता माशीवाल, आप सबको पता है, एक जनहित याचिका डाली थी कि स्कूल कॉलेजेस की भी जिम्मेदारी होती है। ये तभी डाली थी जब एक बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज के बाहर हमने देखा कि चरस ऐसे ही रखी हुई थी। आज सब कह रहे हैं नशा बढ़ गया है, नशा बढ़ गया है, परिवार के परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। तो एक पिटिशनर के तौर पर मेरा एक कंटेम्प्ट भी आने वाला था कि अब नशा उन्मूलन केंद्र हमको चाहिए। लेकिन रामनगर में
विधायक बनते ही एक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आज बोलूं लोगों से नशा छोड़ दें तो वो छोड़ देंगे। इस पर मैंने कार्य किया, मैं जानती हूँ कि ना तो रोजगार है, ना अच्छा स्वास्थ्य है, ये फ्रस्ट्रेशन है जो नशे का रूप ले लेता है। इसको सुधारने के लिए जड़ों तक जाना होगा। बच्चों के लिए हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और सबसे पहले एक नशा उन्मूलन केंद्र, क्योंकि इसको बीमारी के रूप में देखा जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, शराब की बात है। शराब तो यहाँ के राज्य की आर्थिकी का कारण माना जाता है। जो इनकम जनरेट होती है वो शराब से होती है, अधिकांश खनन और शराब। तो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? अब जनता ने आपको चुन के भेज दिया है, आप जो है विधानसभा में पहुँच गई, तो आप अपने जो आपने वर्ड्स कहे हैं जनता को, जो जो वचन किया है, उसको कैसे कैसे निभाएं? देखिए, ये हमने किसने कहा कि राजस्व क्या गुजरात में खुद ही कहती है मोदी सरकार कि गुजरात में तो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ तो शराब नहीं दिखती मुझे। तो उत्तराखंड में ये मॉडल लाया कौन है? खनन भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है खनन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है ये ठीक नहीं है। शराब हो सकता है आपके राजस्व का एक हिस्सा हो, मेरा उन लोगों से विरोध नहीं है जो लोग अपने कमाई से एक अच्छी क्वालिटी की अपने परिवार के माहौल में पीते हैं, वो उनका निजी निर्णय है। हालांकि शरीर के लिए कैसी होती है हम सब जानते हैं, पर ये उनका निजी निर्णय है। लेकिन जिस तरह की शराबों के ज़खीरे यहाँ मिलते हैं, जिस तरीके का सूखा नशा खास तौर पर यहाँ चल रहा है, राजस्व तो आपका शराब पर निर्भर है, मैं तो शराब से आगे के नशे की भी बातें कर रही हूँ। जो सूखा नशा है, मेरी पिटिशन पहली बात उस पर थी, और जिस तेजी से वो प्रचार प्रसार पा रहा है ये भयावह है। और रही बात एक विधायक के, मैं जब छोटी थी, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ, अक्सर बजट के दिन छुट्टी ले लेती थी, क्योंकि लोकसभा टीवी पर वो डिबेट देखने में मज़ा आता था, अटल जी को सुनने में आनंद आता था, सुषमा स्वराज जी की बातें हो या कोई भी उस दौर के आप राजनेता ले लीजिए, या मनमोहन सिंह जी कितना बढ़िया एक वित्त बजट पेश करते थे। लेकिन आप मुझे एक कोई दिन ऐसा बता दीजिए जब उत्तराखंड की विधानसभा में किसी विधायक ने ढंग का कोई मुद्दा उठाया हो। तो निश्चित तौर पर इस पर बहस विधानसभा पर भी करवाऊंगी कि क्यों ये मजबूरी बन गया है कि शराब पर ही राजस्व हो। बहुत सारी संभावनाएं हैं। हिमाचल हमारे ही जैसा प्रदेश है, क्या वहाँ शराब से ही राजस्व आता है? हमने कभी खंगाला ही नहीं, क्योंकि हमारे नेता खुद शराब और खनन से आगे नहीं सोच पाते, इसलिए राज्य की सोच को भी यहीं तक सीमित रख दिया है। जी। बात की जाए महिलाओं की, महिलाओं, एक मात्र महिला इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, और महिलाओं की दशा आज सबसे ज़्यादा है। महिला पुरुषों से अभी भी आगे नहीं बढ़ पाई है। जो पुरुष ने घर में आके कह दिया कि फलाने को वोट देना है, तो वो वोट वहाँ चला जाता है। तो कैसे आप इस लड़ाई को, और जो ये महिलाओं की लड़ाई है, स्वावलंबन की लड़ाई है, इस लड़ाई को आप कैसे जो है आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मुझे लगता है महिला वोटर अब काफ़ी जागरूक है। जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, तब ये मोदी जी ने स्वयं कहा था कि हमारे इस्लामिक फेथ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी अंदर खाने, ये प्रधानमंत्री के शब्द थे जो गरिमामय नहीं थे, पर उन्होंने कहा था कि इस तरह से वोटिंग हुई है। मैं जितना महिलाओं को जान रही हूँ, शराब से परेशान है, स्वास्थ्य शिक्षा के जो हालात हैं उससे परेशान है, और आज की महिला जानती है उसको कहाँ वोट देना है। 20-30 साल पहले कहानी कोई दूसरी थी। हालांकि आज भी मैं ये बात को पूरी तरह से स्वीकारती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा एक जो भाग है नॉर्थ बेल्ट का, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करूँगी, पितृसत्तात्मक सोच रखता है। लेकिन महिलाएं अगर अपने पर आ जाए, तो मैंने ऐसी कई महिलाएं देखी है। मालधन जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ जब भ्रमण पे थे, वह महिलाएं ही आंदोलन करके अस्पताल लाई, उसका क्रेडिट भले ही नेताजी ने लिया। उत्तराखंड राज्य का क्रेडिट भले ही कोई और ले, हम सब जानते हैं अगर उस आंदोलन में महिलाएं नहीं होती, चिपको आंदोलन, अगर महिलाएं नहीं होती, तो उनके अंदर चिंगारी तो होती है, बस उसको बताने की ज़रूरत होती है कि आपके अंदर ये आग है, इसको करके देखिए। और मुझे महिलाओं का तो बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। जी। क्या आपने ऐसी युवाओं को, महिलाओं को और युवतियों को क्या ऐसी जड़ी की बूटी खिला दी है जो वो महिलाएं आज के आपके पीछे दौड़ने लगी हैं? और आपने तो बड़े बड़े आप हमने जब इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, कल परसों से हम दौरा कर रहे हैं, तो उनने श्वेता मासीवाल का नाम प्राथमिकता के तौर पर लिया है। तो क्या आपने ऐसा जादू किया है युवाओं में? क्या कारण है जो आपके साथ इतनी जल्दी से जुड़ गए? देखिए, पीड़ित वर्ग है, ये मेरा जादू नहीं है, मैं उनकी समस्या को भी समझ रही हूँ, वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि एक अच्छी बात होती है कि मैं ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा, एक होती है सच्ची बात। पीड़ा से गुजरा हुआ आदमी सच समझता है, वो भुगते हुए लोग हैं। हमारी विधानसभा एक पिछड़ी विधानसभा में आती है, तो मैं उनको उन्हीं का सच बता रही हूँ। और सच के साथ एक तो होता है आप सिर्फ समस्याओं का रोना रो रहे हैं, मैं तो उनको समाधान दिखा रही हूँ, पूरे विजन डॉक्यूमेंट के साथ मैदान में उतरी हूँ। इसीलिए आप स्वयं देख रहे हैं कि जो समर्थन मिला है, और मैं उनको ये बताने की जो कोशिश मेरी रही है, जो सफल रही है, कि राजनीति को बदलना है।
आप देख रहे हैं कि एक माफिया बन गई है राजनीति आज की, जो कल भाजपा में थे आज कांग्रेस में थे, तो लोगों को पता है कि वो छले जाते हैं। अब तक उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहां वो अपनी बात कह सकते। सोशल मीडिया पे हम सब देखते हैं कि परिवार के परिवार जो कई सालों से कांग्रेस के साथ थे या कई सालों से भाजपा के साथ थे, आज इन नेताओं से रुष्ट हैं। भले ही वो मोदी जी के समर्थक हों, भले ही वो राहुल गांधी के समर्थक हों या केजरीवाल जी के समर्थक हों, उत्तराखंड की राजनीति को खराब बोलते हैं। तो ऐसे युवाओं को और महिलाओं को मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है और उस प्लेटफॉर्म में वो भागीदारी दिखा रहे हैं। उनको मौका भी कहाँ मिला था आज तक ऐसा। समाज सेवा की आपकी जो सीढ़ी है राजनीति पे पहुंच रही है। समाज सेवा आपका पहले से ही देखा गया, 10-12 साल से हम भी देख रहे थे, लेकिन ये अचानक एक महीने में ऐसा क्या आपने निर्णय लेके, लोगों का कहना है कि श्वेता अगर 6 महीने पहले से ये शुरू कर देती या ऐलान कर देती कि वो यहाँ की राजनीति में दखल देंगी, तो निश्चित रूप से आज मंजर कुछ और होता और बड़े राजनीतिक दल पनाह मांगते आपके सामने। तो ये देरी क्यों हुई? देखिए, तो इससे तो तय हो जाता है, 6 महीना पहले कोविड की भयावह लहर थी। कोई गिरा हुआ सोच का व्यक्ति उस वक्त राजनीति की सोच सकता था। आप जानते हैं हम कोविड में किस तरह से काम कर रहे थे। रामनगर में कोविड केयर सेंटर भी हम ही लोग लेकर आए। उस वक्त तो शायद अपने परिवार के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं थी। राजनीतिक करियर बनाने में नहीं आई हूँ, ये आप खुद ही कह रहे हैं, आपके स्टेटमेंट में छुपी हुई है। लेकिन जब वो कार्यक्रम करवाया इस बार, ये तो सोचा था कि राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होगा, जो भी विधायक हम बनाएंगे, क्योंकि राजनीति के मूल से समाज सेवा बर्बाद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। हमने कोविड में राजनीतिक निष्क्रियता देखी। आज घर घर में वो एक बीजेपी वाले जो है अपना मास्क बांट रहे हैं जिसमें कमल का फूल लगा हुआ है, वहां पर भी ब्रांडिंग कर रहे हैं। मजाक में तो लोग ये तक कहने लगे थे कि शायद एक कफन पर भी ब्रांडिंग कर देंगे, लेकिन अस्पताल नहीं देंगे। रामनगर के लिए कोविड केयर सेंटर लाना क्या मेरी जिम्मेदारी थी? कहाँ थे हमारे नेता? और मैं नेताओं में सिर्फ विधायक जी को नहीं घेर रही हूँ, मैं उनके साड़ू साहब जो अब रणभूमि छोड़कर चले गए हैं, वो सुपर सीएम तक रहे हैं। अस्पताल के लिए तो वो भी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन वो भी मास्क और सैनिटाइजर की बात कर रहे थे। और एक ऑक्सीजन सेंटर ले देकर खोला, तो उसमें भी हम ही लोगों ने सारी मदद करी, जबकि वो ठीक नहीं था। बिना डॉक्टर के आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मैं तो हेल्थ सर्विसेज देती आ रही हूँ 11-12 साल से, तो मैं अपना कार्य कर रही थी, लेकिन ट्रेन चलाना भी मेरा काम नहीं था। तो ये सब तो राजनीति के काम थे। अब जब राजनीति वाले काम नहीं करेंगे तो समाज सेवी ही सक्रिय होंगे। जी समय जो है बहुत नज़दीक है चुनाव का। कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक कांग्रेस का टिकट जो लाए हैं वो भी पैराशूट है, और दूसरे जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस का झंडा तो उठा रहे थे, लेकिन जब उनके मनमाफिक टिकट नहीं आया या हरीश रावत को टिकट नहीं आया, तो वो अब कांग्रेस को गलियाते हुए और जो है अपने खुद खड़े हैं। तो आप कांग्रेस के, तो आप अपना किस पार्टी से नज़दीकी मुकाबला मानती हैं? जैसा कि लोगों का कहना है कि श्वेता निश्चित रूप से दूसरे या तीसरे के बीच में अभी चल रही है, किससे नजदीक मानती है? यहाँ तो काडर बहुत बड़ा है। देखिए, मैं सर्वेस को तो नहीं मानती, क्योंकि सर्वे के मुताबिक तो रंजीत रावत यहाँ से जीत कर भी चले गए। ये अलग बात है, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मैं कॉन्फिडेंस में आई हूँ, क्योंकि मुझे कई लोग जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस के झंडे उठा रखे हैं, क्योंकि वो एक नौकरी से बधे हुए हैं, मैसेज मुझे करते हैं। इस बीच भी उनकी मेडिकल इमरजेंसीज हुए, बोले दीदी मजबूरी है, लेकिन वोट आपको जाएगा। जो कांग्रेस के आप 2 लोग की बात कर रहे हैं, एक किसके सहारे चुनाव लड़ रहे हैं सबको पता है, और दूसरे जो हैं, कल तक कांग्रेस बुरी थी, ये आप खुद कह रहे हैं, आज कल तक कांग्रेस अच्छी थी आज बुरी हो गई, तो उनकी स्वार्थ की राजनीति भी वहां दिखती है। और उनके साथ जो लोग हैं, उनके परिवार वाले खुद हमसे संपर्क करके कह रहे हैं कि यहाँ तो वोट नहीं पड़ेगा। तो मैं तो किसी नंबर में अपने आप को नहीं मानती हूँ। आप आज के माहौल में आप देख रहे हैं कि नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। रामनगर का मंजर आपके सामने है, और आपने खुद देखा है कि हमें किस तरह से प्यार से महिलाएं गले लगाकर घर बुला रही हैं। तो मैं तो नहीं मानती मैं किसी नंबर की रेस में हूँ। ये तो 14 तारीख को और 10 तारीख को इस पर फिर से बात करेंगे। जी 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 ये थी श्वेता मासीवाल, जिन्होंने आज हल्द्वानी में राजनीतिक दलों में जो है रामनगर में, जो हम हल्द्वानी से आते हैं, तो कार्य में पूरा कुमाऊं गढ़वाल में करती रही। तो ऐसा माहौल यहाँ बना दिया राजनीतिक दल में, जलजला ला दिया है। वो अपने जो है इधर उधर समर्थकों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो उनकी जो इस लड़ाई है, जो एक महिला की चिंगारी है, उसको देख के रामनगर विधानसभा क्षेत्र की युवा युवतियाँ और महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, और निश्चित रूप से वो उनकी तरफ जो है आशा भरी नज़रों से देख रही हैं। सच की तोप के लिए मैं रामनगर से महेंद्र नेगी।